दोस्तों, एक चर्च है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ये जगह दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए हॉली लैंड है। एक मस्जिद है जो मक्का और मदीना के बाद इस्लाम को मानने वालों के लिए तीसरी सबसे पवित्र जगह है। यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की थी। और एक दीवार है जिसे यहूदी अपने पवित्र मंदिर का हिस्सा मानते हैं और कहा जाता है कि यहीं से पूरी दुनिया का निर्माण हुआ। ये तीनों पवित्र जगह एक ही शहर में या एक ही कंपाउंड में स्थित है और उस जगह का नाम है जेरूसलम। दोस्तों, जेरूसलम एक ऐतिहासिक शहर है जो अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोगों के बीच बटा हुआ है। यही वजह कि हजारों सालों से लेकर अब तक इस शहर पर कब्जे के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ी जा चुकी हैं और इन लड़ाइयों में शामिल होने वाले भी और जो शामिल नहीं है वो भी अपने अपने रिलीजियस बिलीफ्स के हिसाब से इस लड़ाई में अपनी साइड सेलेक्ट करते आए हैं। जेरूसलम आज एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है और फिर से पूरी दुनिया दो पार्ट में बट गई है, एक जो इजराइल के साथ है और दूसरा जो पैलेस्टाइन के साथ है। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट शहर यानी कि जेरूसलम के उस इतिहास को समझने वाले हैं जो उसे विश्व का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला शहर बनाता है। स्वागत है दोस्तों। आइए जेरूसलम के इतिहास से पहले जेरूसलम और यहाँ पे लोकेटेड सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ के रिलीजियस सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं। देखिए, ईस्टर्न जेरूसलम में लोकेटेड ये टेम्पल माउंट एक हॉली कंपाउंड है जिसमें करंटली अल-अक्सा मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक और एक हॉली वॉल लोकेटेड है। देखा जाए तो अल-अक्सा मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक मुस्लिम्स और हॉली वॉल जूस के लिए इम्पोर्टेंट साइट है, लेकिन कई जूस वॉल के अलावा बाकी की साइट्स पर भी अपना दावा पेश करते हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। खैर, जेरूसलम दुनिया के 3 मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए एक हॉली साइट है। दरअसल अब्राहमिक रिलीजन्स का मतलब वो धर्म है जिनके लिंक्स अब्राहम से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो अब्राहम का जिक्र जूस के रिलीजियस बुक हिब्रू बाइबल में, इस्लाम के कुरान में और क्रिश्चियंस के बाइबल में भी मिल जाता है। हिब्रू बाइबल के हिसाब से माउंट मोरिया में ही अब्राहम ने अपने बेटे आइजैक को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उनका गॉड से कनेक्ट हुआ। इसी माउंट मोरिया को जूस हॉली ऑफ द हॉलीज बोलते हैं और ये क्लेम करते हैं कि माउंट मोरिया टेम्पल माउंट कंपाउंड में लोकेटेड डोम ऑफ द रॉक के नीचे है। हिब्रू बाइबल में यहाँ के टेम्पल माउंट को फर्स्ट टेम्पल बोला जाता है जिसे किंग सोलोमन ने 950 बीसी में बनवाया था। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम शहर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिश्चियंस में यह मान्यता है कि इसी शहर में जीसस का रिजरेक्शन हुआ, जहाँ पर आज इनकी वन ऑफ द हॉलीस्ट साइट चर्च ऑफ द होली सेपल्कर लोकेटेड है। देखा जाए तो चर्च टेम्पल माउंट से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर है और पहली बार लगभग 335 एडी में बनवाया गया था। दोस्तों, इस्लाम की बात करें तो उसमें मान्यता है कि जेरूसलम धरती पर वो आखिरी जगह थी जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने बुराक नाम के क्रिएचर की हेल्प से ओवरनाइट विजिट किया और यहाँ से वो 7th सेंचुरी में जन्नत यानी कि हेवन की ओर गए। वो जगह जहाँ से प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत की ओर गए वो टेम्पल माउंट कंपाउंड में लोकेटेड है जहाँ डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मॉस्क है। अल-अक्सा मॉस्क मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना के बाद 3rd हॉलीस्ट साइट है। देखा जाए तो जेरूसलम का पूरा मुद्दा इस रिलीजियस सिग्निफिकेंस के अराउंड लोकेटेड है। हजारों सालों के डिस्ट्रक्शन और रिक्रिएशन के बाद इस टेम्पल माउंट में जो कुछ बचा उसी के ओनरशिप को लेकर विवाद है। जेरूसलम के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस 4th मिलेनियम बीसी यानी 4000 बीसी में एग्जिस्टेंस में आए नोमैडिक सेटलमेंट्स का दावा भी करते हैं। बिब्लिकल अकाउंट्स की माने तो लगभग 1000 बीसी में किंग डेविड ने जेरूसलम को कैप्चर किया और इसको जूइश किंगडम का पहला कैपिटल बनाया। देखा जाए तो हिब्रू बाइबल किंग डेविड के ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में बताता है जिसमें उन्हें इजरायली ट्राइब्स को यूनाइट करने और इजराइल का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट द आर्क ऑफ कोवेनेंट को इजिप्ट से जेरूसलम लाने का क्रेडिट दिया जाता है। दोस्तों, आर्क ऑफ द कोवेनेंट एक गोल्ड प्लेटेड वुडन चेस्ट या बॉक्स है जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें गॉड के द्वारा मोजेस को दिए गए 2 प्लेट्स हैं जिनमें 10 कमांडमेंट्स लिखे हैं। देखा जाए तो इस आर्क को रखने के लिए डेविड के बेटे किंग सोलोमन ने फर्स्ट टेम्पल बनवाया जिसे हम टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ के नाम से भी जानते हैं। खैर, टेम्पल माउंट को 586 या 587 बीसी में बेबीलोनियन किंग नेबूकदनेस्सर सेकंड ने डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इस टेम्पल माउंट को बाद में जूस ने 516 बीसी में दोबारा से बनवाया जिसे सेकंड टेम्पल बोला गया, लेकिन आर्क ऑफ द कोवेनेंट यहाँ से गायब हो गया था। 516 बीसी से 17 एडी तक सेकंड टेम्पल एग्जिस्टेंस में रहा, लेकिन 70 एडी में जब जेरूसलम रोमन वॉर हुआ तब इसको फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जूडिज्म में आज भी मान्यता है कि यहीं पर 3rd और फाइनल टेम्पल बनाया जाएगा जब उनके मसाया फिर से धरती पर जन्म लेंगे। खैर, 1st सेंचुरी से 7th सेंचुरी तक इस एरिया में रोमन एम्पायर के कंट्रोल के चलते क्रिश्चियनिटी काफी तेजी से फैली और धीरे धीरे यहाँ का मेन रिलीजन बन गया। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट को यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के प्रमोशन का क्रेडिट दिया जाता है। दोस्तों, कॉन्स्टेंटीन ने यहाँ लोकेटेड चर्च ऑफ द हॉली सेपल्कर को भी 336 एडी में कंस्ट्रक्ट करवाया था। 610 एडी में सैसनेड एम्पायर ने बिजेंटीन एम्पायर या ईस्टर्न रोमन एम्पायर को खदेड़ दिया, जिसके बाद यहाँ पर फिर से सदियों बाद जूइश कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ जिसे सैसनेड जूइश कॉमनवेल्थ भी बोला जाता था। लेकिन ये कॉमनवेल्थ कुछ ही सालों तक एग्जिस्ट किया और बिजेंटीन रूलर ने जेरूसलम को फिर से कैप्चर कर लिया। 637 एडी में अरब्स ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ जेरूसलम में इस्लाम का रूल। दोस्तों, के रिकॉर्ड के हिसाब से रशीदुन कैलिफ उमर ने यहाँ के अल-अक्सा मॉस्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था जिसको फिनिश बाद में उमैयाद कैलिफ अल वालिद ने किया।
फिर 691 एडी में टेम्पल माउंट का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनवाया जाता है, जिसको हम डोम ऑफ द रॉक कहते हैं। इसको कैलिफ अब्दाल मलिक ने बनवाया था और इस डोम का गोल्डन कलर 1920 में ऐड किया गया था। खैर, इस अरब कंट्रोल के बाद टेम्पल माउंट को नोबल सैंक्चुरी या फिर हरम अल शरीफ बोला जाने लगा। दोस्तों, उसके बाद क्रूसेड्स का दौर शुरू होता है, जिसका मतलब है रिलीजियस वॉर्स। ये वॉर्स 1096 एडी से 1291 एडी तक चले, जो मेनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच हुए। देखा जाए तो क्रूसेड्स 11वीं सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियंस ने स्टार्ट किए, जिसका पर्पस था मुस्लिम्स के एक्सपेंशन को रोकना, हॉली लैंड जेरूसलम को कैप्चर करना और पुराने क्रिश्चियन टेरिटरीज को रीस्टैब्लिश करना। 1095 से 1291 एडी तक कई हॉली वॉर्स हुए, जो सीरिया से लेकर स्पेन और बाल्टिक रीजन तक फैल गए। ये क्रूसेड्स 1291 के बाद भी कई सदियों तक चलते रहे, लेकिन 16वीं सेंचुरी में प्रोटेस्टेंटिज्म के जन्म और चर्च के रिड्यूस्ड पावर की वजह से ऑलमोस्ट खत्म हो गए। 1291 में क्रिश्चियंस को सीरिया रीजन से एक्सपेल कर दिया गया और कहते हैं कि 11वीं सेंचुरी के अंत तक लगभग 2/3 क्रिश्चियन टेरिटरीज को मुस्लिम्स ने कैप्चर कर लिया, जिसमें पैलेस्टाइन, सीरिया, इजिप्ट और एनाटोलिया शामिल थे। दोस्तों, क्रिश्चियन क्रूसेड्स को इनिशियली काफी सफलता मिली, लेकिन इस्लामिक स्टेट्स के ग्रोथ से कई बार ये रीजन मुस्लिम्स के कंट्रोल में चला गया। फाइनली 14वीं सेंचुरी में ऑटोमन टर्क्स का रैपिड राइज हुआ और खुद को एक्सपेंड करते हुए वो बाल्कन्स तक फैल गए। देखा जाए तो इन क्रूसेड्स में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और ये ह्यूमन हिस्ट्री के डार्क एज में कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों, फिर 1516 में ऑटोमन एम्पायर जेरूसलम को कैप्चर कर लेता है, जिसके रूलर सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने जेरूसलम में कई सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए, जिसमें वो वॉल्स भी शामिल हैं, जो आज भी ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम की बाउंड्रीज को डिफाइन करती हैं। ऐसा कहते हैं कि सुलेमान और बाकी के ऑटोमन रूलर्स के अंदर काफी सदियों बाद जेरूसलम में शांति आई, जिसे एज ऑफ रिलीजियस पीस भी कहा जाता है, जहाँ जूस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम यानी कि सबको काफी रिलीजियस फ्रीडम थी। साथ ही ऑटोमन्स के अंडर ये रीजन इकोनॉमिकली भी काफी प्रॉस्परस हुआ और यहाँ पर कई सारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आए, जैसे कि पोस्टल सिस्टम्स, जाफा से जेरूसलम तक पक्के रोड और रेलवेज भी। लेकिन जब मिड 19वीं सेंचुरी से ऑटोमन्स का डिक्लाइन शुरू हुआ, तो एक बार फिर से जेरूसलम में अराजकता के बादल छा गए, जिनमें हुए चेंजेस ही मॉडर्न डे पैलेस्टाइन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट का कारण बने। दोस्तों, इसी दौर में यहाँ पर फर्स्ट वेव ऑफ जूविश इमिग्रेशन हुआ, जो एंटीसेमिटिज्म और रशिया में हुए 1881 से 1884 के बीच के एंटी जूइश राइट्स का रिजल्ट था, जिसकी वजह से जायनिज्म मूवमेंट का राइज हुआ, जिसने एक जूइश होमलैंड की डिमांड की। वर्ल्ड वॉर 1 में फाइनली ऑटोमन्स का अंत हुआ, जिसके बाद लीग ऑफ नेशंस ने पैलेस्टाइन का कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथों में दे दिया। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान ये रीजन काफी अनस्टेबल और कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था। दरअसल इसका मेन रीजन था 1922 में लीग ऑफ नेशंस के जूइश होमलैंड को सपोर्ट करना, जिसके बाद ही बड़ी संख्या में जूइश का इमिग्रेशन स्टार्ट हो गया। 20वीं सेंचुरी में जब हिटलर ने ऑर्गेनाइज्ड एंटीसेमिटिज्म को प्रमोट कर लाखों ज्यूज को गैस चैम्बर में झोंक दिया, तो ये इमिग्रेशंस और जूइश होमलैंड की डिमांड और जोर पकड़ने लगी। 1922 से 1948 के बीच जेरूसलम की पॉपुलेशन 52,000 से बढ़कर 1,65,000 तक पहुंच गई, जिसमें 2/3 जूज और 1/3 अरब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस थे, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे राइट्स भी हुए। बाद में कुछ जूइश मिलिशिया भी बने, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स के जूइश इमिग्रेशन पर बैन से नाराज थे और इन जूइश मिलिशियाज ने ब्रिटिशर्स पर भी अटैक्स किए। लेकिन दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट में नया टर्न 29 नवंबर 1947 को तब आया, जब यूएन जनरल असेंबली ने पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान को अप्रूव कर दिया और पैलेस्टाइन को जूज और अरब्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रख दिया गया। लेकिन इसराइल के क्रिएशन के बाद फर्स्ट अरब इसराइल वॉर में वेस्टर्न जेरूसलम इसराइल के कंट्रोल में और ईस्टर्न जेरूसलम जॉर्डन के पास चला गया और इस वॉर में लगभग 7,60,000 पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक, गाजा और नेबरिंग अरब कंट्रीज में इमिग्रेट कर गए, जो आज भी काफी खराब कंडीशन में रहते हैं। बाद में 1967 में हुए 6 डे वॉर में इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम को भी कैप्चर कर लिया और आज ईस्ट जेरूसलम इसराइल के कंट्रोल में है, क्योंकि इस ईस्ट जेरूसलम में टेम्पल माउंट भी है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसलिए तब से जेरूसलम एक इंटरनेशनल इशू बन के रह गया है और यहाँ पर समय समय पर हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, पैलेस्टीन से मानते हैं कि जेरूसलम पर इसराइल का कब्जा ही इलीगल है, लेकिन इसराइल इसे अपनी ऑफिशियल कैपिटल बताता है। आपको बता दें कि यूएसए ने 2017 में जेरूसलम को इसराइल की कैपिटल की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया था, जिसके चलते पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस और पैलेस्टाइन सपोर्टर कंट्रीज काफी ज्यादा नाराज हुए। देखा जाए तो 1967 में ईस्ट जेरूसलम के ऑक्यूपेशन के बाद हुई एक मीटिंग में डिसाइड हुआ कि टेम्पल माउंट का रिलीजियस कंट्रोल मुस्लिम्स के पास और ओवरऑल सोवरेनिटी इसराइल के पास होगी। दोस्तों, इस अरेंजमेंट में यह भी डिसाइड हुआ था कि टेम्पल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने का राइट सिर्फ मुस्लिम्स को है, जबकि जूस सिर्फ वेस्टर्न वॉल में प्रे कर सकते हैं। ये वेस्टर्न वॉल यहाँ पर इकलौता जूस का रिलीजियस अवशेष है जो ट्रेडिशनली टेम्पल माउंट के चारों ओर एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ के टेम्पल्स को पहले बेबीलोनियंस और बाद में रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ इस इनक्लोजिंग वॉल का वेस्टर्न पार्ट ही रह गया है। दोस्तों, इस अरेंजमेंट ने मुस्लिम्स और जूस दोनों के कंजर्वेटिव ग्रुप्स को काफी हर्ट किया और करंट सिचुएशन ये है कि जूस चाहते हैं कि उन्हें टेम्पल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने की परमिशन मिले, जबकि मुस्लिम चाहते हैं कि इसराइल जेरूसलम को ही छोड़ दे। दोस्तों, इसी स्टैंड ऑफ के चलते इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं।
जेरूसलम शहर एक ऐसा क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है जिसके कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया भर को इम्पैक्ट किया। कई सारे एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस यहाँ पर राइज हुए और खत्म हो गए, लेकिन टेम्पल माउंट को लेकर झगड़ा आज भी जारी है। 7 अक्टूबर से शुरू हुए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक बड़ी वजह इसराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस का अल अक्सा मॉस्क में वायलेंट एक्शन भी बताया जा रहा है। दरअसल अप्रैल 2023 में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क में घुस गई थी और कुछ लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया था। फिर इसका इस्लामिक कंट्रीज और पैलेस्टाइन ने काफी विरोध किया। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद हमास का कहना है कि उसने अटैक अल अक्सा मॉस्क के ऑनर के लिए किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमास का पूरा नाम हरकत अल मुअक्कम अल इस्लामी है। हमास पैलेस्टाइन में रहने वाले सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जो इसराइल के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। दोस्तों, हमास का मकसद इसराइल को हराकर उन इलाकों पर कब्जा करना है जिन पर सालों पहले हुए वॉर में इसराइल ने कब्जा कर लिया था। हमास को कई कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर रखा है। वहीं दूसरी ओर इसराइल का कहना है कि 7 अक्टूबर को हुआ अटैक इसराइल के लिए 9/11 है और ये अटैक करके हमास ने लास्ट मिस्टेक कर दी है। दोस्तों, फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट कहां पर जाकर खत्म होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में हो रहे जियोपॉलिटिकल चर्निंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के सारे स्टेक होल्डर्स एक कंसेंसस के तहत इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और वर्ल्ड पीस को इंश्योर करने में अपनी भूमिका निभाएंगे।